शुभ प्रभात, आदाब, गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग सब सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आप मेहनत कर रहे होंगे। आज का टॉपिक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी पहली यूनिट जीवों में जनन 14 मार्क्स की होती है। उसमें 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 3, 4, 5 इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा वारा पाठ पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसमें से अधिकांशतः 8 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें 3 नंबर के प्रश्न और 5 नंबर के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। मैं आपको CBSE का पैटर्न बता रहा हूँ। इसी से मिलता जुलता उत्तराखंड बोर्ड का पैटर्न भी होता है। चलिए विषय पे आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लघु बीजाणु हम कहते हैं पॉलन ग्रेन को, या पराग कण को हम लघु बीजाणु कहते हैं। अब हम इसे लघु बीजाणु क्यों कहते हैं, सिर्फ पराग कण ही क्यों नहीं कहते हैं? टेरिडोफाइट्स में जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उन्हें लघु बीजाणु कहा जाता था। 2 तरह के बीजाणु टेरिडोफाइट्स में बनते थे। मेल बीजाणु लघु बीजाणु कहलाता था और फीमेल बीजाणु जो है गुरु बीजाणु कहलाता था, मेगास्पोर। टेरिडोफाइट्स से फिर यही टर्म जो है आगे को चलता रहा। तो आपको पता है कि लघु बीजाणु जो हैं पुंकेसर में बनते हैं, स्टेमेंस में बनते हैं, और स्टेमेंस जो हैं ये पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है। एक यूनिट को हम कहते हैं स्टेमेन, और अगर बहुत सारे स्टेमेंस होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपको पिछले वीडियो का भी कुछ रिवाइज करा दूँ। तो अगर एक अकेला यूनिट है, या एक यूनिट को हम कहते हैं पुंकेसर या स्टेमेन, और इनके ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रोशियम। और ये जो पुंकेसर हैं, ये पुंकेसर या एंड्रोशियम जो हैं, स्टेमेंस जो हैं, ये या तो, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्टेमेंस हैं ये थैलेमस से लगे हुए होते हैं। ठीक है। ये फ्लावर का थैलेमस है। ठीक है। फूला हुआ हिस्सा ये जो है ये थैलेमस है, और इस पे जो है आपके स्टेमेंस जो हैं इस तरह से लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है। और ये अब देखिए मज़े की बात क्या है कि हम समझेंगे कि जो ये वाला हिस्सा है, हम ये समझेंगे कि ये जो वाला सिरा है, ये जो है अग्रस्त सिरा हम समझेंगे, और इसको जो है हम पश्च सिरा समझेंगे।
ठीक है, हमारी सोच के हिसाब से है कि जो ऊपर की तरफ को वो अग्रस्त है और जो पीछे की तरफ को है वो पश्च है। तो इसमें जो है ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, पश्च वाला सिरा, ये थैलेमस से लगा होता है। तो आप इस पॉइंट को चेक करिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड विद द थैलेमस। तो स्टेमन के दो भाग होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। ठीक है, फिलामेंट और एंथर। स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। तो ये जो फिलामेंट्स हैं ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। स्टॉक मतलब डंडीनुमा, जिनके ऊपर परागकोश या एंथर लगे होते हैं। तो ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए फिलामेंट है और इस पे जो है ऊपर से एंथर लगे हुए हैं। और एंथर क्या है? एंथर जो ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ शीर्ष पर लगी हुई गुंडे के आकार की संरचना है, जिसके भीतर परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंथर, दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। नाउ परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अगर हम जो है नॉर्मली अधिकांश प्लांट्स में देखेंगे तो उनमें परागकोश या एंथर, इसमें दो थीका होते हैं। ये देखिए इस तरह से आप माइन्यूटली एक बार थोड़ा सा, एक साइंस स्टूडेंट जो है उसको जो है एंथर, आपके स्टेमन्स बहुत सारे प्लांट्स में लगे रहते हैं, गुड़हल देख लो, ठीक है, तो उसको खुद जो है फ्लावर दिखे तो उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि जिसके स्टेमन्स कैसे हैं देखा जाए, इसकी इसमें जो है गाइनोशियम कैसे हैं ये देखा जाए। अगर वो सारी है ना, वी शुड हैव द क्यूरियोसिटी, वन शुड हैव द क्यूरियोसिटी टू सी फिजिकली। If you don't have that curiosity, then you are not a good biology student. Let us come to the point. एक एंथर में, एक परागकोश में दो थीका होते हैं। This is one theka, this is one theka, this is one theka, और ये दूसरा थीका है। There are two thekas, okay? There are two thekas and इसको हम कहते हैं डायथीकस एंथर। जिसमें दो थीका हैं उसे हम कहते हैं डायथीकस एंथर। तो अधिकांश प्लांट्स में जो स्टेमन होता है उसमें एंथर के दो थीका होते हैं। इसे हम कहते हैं डायथीकस एंथर। ये देखिएगा, डायथीकस एंथर। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ले रहा है कि मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली, तो मालवेसी फैमिली जो है, ये जो गुड़हल का पौधा है इसकी फैमिली को हम कहते हैं मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के पौधों जैसे गुड़हल, कपास के पुंकेसरों में एक ही थीका पाई जाती है। ऐसे परागकोश को जिसमें एक ही पाली होती है एक कोष्ठकीय या मोनोथीकस एंथर कहते हैं। ठीक है,
तो ये तो हमने अभी जो है डायथिकस कंडीशन देखी, लेकिन मालवेसी फैमिली में एक ही थीका होगा, फिलामेंट से जो एंथर निकला है इस पे देयर इज ओनली वन थीका, ओके, दिस इज कॉल्ड थीका। तो ऐसे सभी प्लांट्स जिसमें एंथर हैज ओनली वन थीका, they are known as monothecous, they are known as monothecous anthers। तो ये जो है दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली का गुण है। ओके, प्रत्येक पाली में 2 कोस्ट होते हैं। थोड़ा सा देर आर सम टाइपिंग एरर्स, प्लीज़ ओवरलुक इट, ठीक है, कुछ टाइपिंग से संबंधित गलतियां हैं। तो प्रत्येक पाली में 2 कोस्ट हैं। ये एक पाली, अगर हम जो है एंथर का, ये एक एंथर है, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, ठीक है, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हम देखेंगे कि इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हम देखेंगे कि एक थीका के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 2 लोब्स हैं। इनको, इस वाले गोले को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये एक थीका है और ये दूसरा थीका है, तीसरा। इस तरह से ये 2 थीका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से एक थीका और यहाँ से एक थीका, ये दोनों जो हैं कनेक्टिव, एक टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों थीका जो है एक कनेक्टिव से आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये कनेक्टिव इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कनेक्ट कर रहा है, इसलिए कनेक्ट से शब्द बना कनेक्टिव। तो ये कनेक्टिव जो है, इसके अंदर से जो है वैस्कुलर बंडल्स आप जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम को हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संवहन ऊतक, इंग्लिश में कहते हैं वैस्कुलर बंडल्स। तो इस कनेक्टिव के अंदर से जाइलम और फ्लोएम एंथर के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, और एंथर को फूड एंड वाटर सप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ओके, तो जब एक, तो आई लेट अस कम टू दिस पॉइंट। प्रत्येक पाली में 2 लोब्स होते हैं सॉरी, इन लोब्स को लघु बीजाणु धानी कहते हैं, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। देखो बेटा, ये जो वर्ड्स हैं ना, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स, और एक वर्ड आएगा माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल। तो ये वर्ड्स जो हैं टेरिडोफाइटा से, फाइलम टेरिडोफाइटा से
स्टार्ट हुए और वहाँ से वैसे के वैसे ले लिए। तो माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। स्पोरोफिल्स हम लीव्स को कहते हैं, जिन लीव्स में स्पोरेंजिया होते हैं और उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ऐसी लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये इस शब्द की शुरुआत जो है, स्पोरोफिल शब्द की शुरुआत टेरिडोफाइटा से हुई। और जिन स्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होंगे उन्हें हम जो माइक्रोस्पोरोफिल्स कहेंगे। ठीक है, तो पिछले डायग्राम में हमने देखा कि एक परागकोश में, एक स्टेमन में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। लघु बीजाणु, धानी, धानी मतलब बैग। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस आ गया, CPMT के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की। तो एंजियोस्पर्म्स में जो एंथर्स होते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट 1 2 3 4, ये दिस इज अ tetrasporangiate structure. 1 2 3 and 4. So the anther is tetrasporangiate and bilobed. One lobe is this is one lobe, this is the second lobe. All right, structure of microsporangium. अब जो है एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब एक नया एक यंग एंथर बनता है तो उसमें जो अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, अंदर ये जो सेल्स हैं ये ग्रीन कलर के, इनको हम कहते हैं इनर मास ऑफ सेल्स। इनर, अभी एक नया एंथर बन रहा है, जब एंथर बनने की शुरुआत हो रही है तो जो जहाँ पर एंथर बनेगा उसमें जो है कोशिकाओं का एक समूह होगा जिसे हम कहेंगे इनर मास ऑफ सेल्स। इनके बाहर से एक लेयर लगी है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है सिंगल सेल्ड, और ये जो है एपिडर्मिस हो गई आपकी। एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर है, ठीक है, और ये अंदर के जो इनर मास ऑफ सेल्स हैं इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इनको बाहर के वातावरण से वायरस, बैक्टीरिया या किसी तरह का सूखा, ये सब से जो है ये प्रोटेक्शन देते हैं। तो हम जो है एक डायग्राम देखते हैं। Let me see if I have the diagram or not. हाँ जी, इस डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये पहला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट कि हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं इस स्लाइड से आपको पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसीजर समझा रहा हूँ। ये आगे हम फिर रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन वर्क जो है स्लाइड पे हो रहा है। सो बी कॉशियस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड what is being taught here.
सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस। इसके अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं इनर मास ऑफ सेल्स। तो पैरेन्काइमा शब्द जो है आपके लिए नया नहीं है, आपने कई बार पढ़ रखा है। तो पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ऐसे सेल्स जो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जहाँ पर प्लांट के टिप्स हैं, ठीक है, नए नए सेल्स बन रहे हैं। जैसे प्लांट का टिप है स्टेम का या रूट का टिप, वहाँ पर नए नए सेल्स जो बनते हैं उनको हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। और ये सेल्स जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, इनकी सेल वॉल जो है बहुत थिक नहीं होती है, और ये जो है डिवाइड करने की कोशिका विभाजन करने की अभूतपूर्व इनमें गुण होता है। जैसे जैसे उम्र में बढ़ती जाती हैं तो फिर पैरेन्काइमा सेल्स स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में बदल जाते हैं। जब ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में बदल जाते हैं तो इनमें डिवाइड करने की योग्यता खत्म हो जाती है। तो ये इनर मास ऑफ सेल्स जो है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ठीक है। दे कैन डिवाइड। 1 पॉइंट सेकेंड, इनमें जो है फूड स्टोर होता है, बहुत ज़्यादा फूड स्टोर होता है, ठीक है। ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, ठीक है। और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। इनके बीच में बहुत सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। अंतःकोशिकीय स्थान। अब जैसे जैसे ये मैच्योर होती जाएगा, मैच्योर मतलब परिपक्व होते जाएगा, इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो जो है इसमें 4 सबसे बाहर की लेयर आपने देख लिया एपिडर्मिस है, ठीक है। 4 स्थानों पर आर्चीस्पोरियल सेल्स बनते हैं, ठीक है। आर्च का मतलब होता है ओल्ड, कहीं पर भी आर्च आएगा ना तो उसका मतलब होता है ओल्ड। तो 4 स्थानों पर आर्चीस्पोरियल सेल्स बनते हैं। फिर जो है आर्चीस्पोरियल सेल्स जो हैं, ये 4 आर्चीस्पोरियल सेल्स हैं, 1 2 3 4। इन आर्चीस्पोरियल सेल्स में डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। अभी तक देखो यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं हैं ये स्पोरोजिनस ये जो सेल्स हैं इनर मास सेल्स, और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स और पैराइटल सेल्स ये हैं, इनमें सब में डिप्लॉयड कंडीशन होती है, 2n कंडीशन, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ रखा कि जो सेल डिप्लॉयड होगा 2n, जिसमें 2 सेट होंगे क्रोमोसोम्स के, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वो जो हैं स्पोरोफाइट कहलाएगा। तो ये सारे सेल्स जो हैं स्पोरोफिटिक सेल्स हैं, स्पोरोफाइट्स हैं। अब इनमें जो है 4 जगहों पर 4 आर्चीस्पोरियल सेल्स बने। प्रत्येक आर्चीस्पोरियल सेल जो है फिर आगे डिवाइड करेगा, ठीक है। एक आर्चीस्पोरियल सेल को ले लेते हैं, ठीक है। ये एक आर्चीस्पोरियल सेल है, ये डिवाइड करके 2 सेल्स बना रहा है। बाहर की तरफ को जो हरे रंग के हैं, इनको ग्रीन ब्लूइश डार्क ग्रीन कलर के हैं, इनको हम कहते हैं पैराइटल सेल्स, ठीक है। ये रहे आपके ये देखिए पैराइटल सेल है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो ग्रीन वाला है ये है
पैराइटल सेल, पैराइटल सेल ग्रीन वाला, और जो अंदर की तरफ को जो येलो वाला सेल है, ये वाला ऑरेंज कह लीजिए, ये कहलाता है स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अंदर वाला कहलाएगा, एक कहलाएगा पैराइटल सेल और दूसरा कहलाएगा स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। तो हर एक आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। इसको आप जो है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बहुत सी हेल्प बुक्स में भी आपको ये डायग्राम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट समझने के लिए स्पोरोजेनेसिस, ग्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सब कंसेप्ट समझने के लिए डायग्राम बड़ा हेल्पफुल है। इसीलिए मैं इसको लाया हूँ आपके लिए। तो स्पोरोजिनस सेल्स अंदर की तरफ को और दो सेल्स बने, अंदर की तरफ को स्पोरोजिनस सेल्स, बाहर की तरफ को पैराइटल सेल। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए, ये पैराइटल सेल अब डिवाइड होकर के माइटोसिस, देखो जो डिवाइड होगा जब भी दो तरह के डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस। आप मेरे एक वीडियो मैंने इस पे भी बना रखी है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वाली एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि माइटोसिस और मियोसिस के थोड़ा संक्षेप में समझाया है। तो जो पैराइटल सेल्स हैं वो फिर माइटोसिस से डिवाइड करके 3 परतें बनाते, 3 लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, एक ये जो नीले रंग से दिख रहा है आपको, ये जो सबसे बाहर की तो लेयर हो गई आपकी, सबसे बाहर की लेयर जो है ये तो एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, इसके बाद वाली लेयर, ये जो नीली वाली लेयर है, इसे कहते हैं एंडोथीशियम। ठीक है, सेकंड वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोथीशियम। और इसके अंदर जो ये तीसरी लेयर बन रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिडल लेयर्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं मिडल लेयर्स। पीली सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाहर एंडोथीशियम, उसके बाहर जो है मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर की जो लेयर है, और जो इन सबकी में सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर जो है वो है ये। ठीक है, जैसे हम लाल वाली लेयर, जिसे हम जो है कहते हैं एंडोथीशियम। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सबसे अंदर की लेयर को जो लाल रंग की बनी हुई है, इसे हम कहते हैं टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर जो है कि लेयर टेपेटम। ये टेपेटम सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर इसलिए है कि अगर इसमें से पार्ट में से इसने
जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे कहा जाए, एग्जामिनर से कहा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है उसमें से क्वेश्चन पूछो, तो ये यहीं से पूछेगा। कहाँ से? टैपेटम के बारे में, कि जो है इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, ठीक है। स्पोरोजिनस वॉल की, एंथर वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, उसका नाम बताइए और उसका क्या काम है ये बताइए, ठीक है। ये टैपेटम के बारे में अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार कीजिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार कीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी तैयार कीजिए। अब सबसे अंदर जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, इनमें आप देखिए इस सेल्स में मैंने डॉट डॉट लगा रखे हैं ताकि इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। इन सेल्स को हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था आर्चीस्पोरियल सेल्स 2 में डिवाइड करता है, एक पैराइटल सेल्स और एक स्पोरोजिनस सेल्स। ये स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं में आगे चल करके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। 3rd स्लाइड पे आइए, 5th स्लाइड आ गई तो हाँ चलिए 5th ही सही। तो सबसे बाहर की एपिडर्मिस, फिर नीले रंग की एंडोथीशियम, फिर पीले रंग की मिडल लेयर्स, फिर उसके अंदर लाल रंग की टैपेटम और उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स। अब ध्यान देने की बात है कि ये जो अंदर के स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये ही आगे जाकर के माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, इनमें ही माइटोसिस होगी और मियोसिस होगी, इनमें ही आगे चल के मियोसिस होगी। तो ये जो है माइक्रोस्पोर्स या पराग कण बनाएंगे। इन कोशिकाओं में से जो पराग कण बनेंगे उनको भोजन देने का काम ये वाली ये टैपेटम करेगी, ठीक है। ये टैपेटम है, ये लेयर जो है भोजन देने का काम करेगी, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पोषण। इसके अंदर जो सेल्स हैं ये ग्रीन कलर की, इनको हम कहते हैं पराग मात्र कोशिका, ठीक है। इनको हम कहते हैं पॉलन मदर सेल, ठीक है। मदर, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट वर्ड हो गया मदर। जिस भी कोशिका में विभाजन होगा, जो बनाएगी, उसको हम जो है मदर कहेंगे। मदर आप जानते हैं ना, ठीक है। मदर तो जो है सृजन करती हैं। तो पॉलन ग्रेन जिन सेल से बनेगा उनको हम कहेंगे पॉलन मदर सेल। इन पॉलन मदर सेल्स में आगे चल करके मियोसिस होगी, ठीक है। इनमें आगे चल करके क्या होगी? मियोसिस। ये तो इसीलिए जो है जिस कोशिका में मियोसिस होती है, जिस यहाँ पर पॉलन मदर सेल से मियोसिस हो रही है, जिस भी सेल में मियोसिस होती है उसको हम एक और नाम से जानते हैं,
MEI, सॉरी, चलो इसको एक बार और सही से बना लेते हैं। इसे कहते हैं, मियोसिस से शब्द आया। MEIO, मियोसिस से शब्द आया। मियोसाइट्स, CYTES, फिर भी नहीं लिख पाया। इम्पॉर्टेंट वर्ड है मायोसाइट्स। CPMT के लिए, मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए मायोसाइट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द सेल्स दैट अंडरगो meiosis, the cells that undergo meiosis are called myocytes, okay? तो ये पॉलन मदर सेल्स या माइटोसाइट्स में जब मियोसिस होगी तो एक सेल से, एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक पॉलन मदर सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसमें जब मियोसिस होगा तो जो है फर्स्ट मियोसिस 1 होगा तो 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है, 2 सेल्स बनेंगे। और इससे जो है इससे 2 बने और इससे 2 बन गए। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल दिस मियोसिस 2, तो पहला मियोटिक डिवीजन होगा मियोसिस 1, तो 2 सेल्स बनेंगे। फिर मियोसिस 2 होगा तो फिर हर एक जो है 2 में बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से एक मियोसाइट सेल या पॉलन मदर सेल से जो है मियोसिस के एंड में 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। अगर समझिए कि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है 14 है, यानी कि 7 पेयर्स हैं, 7 + 7 पेयर्स हैं। तो जब मियोसिस 1 होगा तो जो 2 सेल्स बनेंगे इनमें भी 14 होंगे। लेकिन मियोसिस 2 में जो है, मियोसिस 2 में फिर ये आधा हो जाएगा, ठीक है। ये जो बनेगा इसमें 7, इसमें 7, इसमें 7 और इसमें 7 क्रोमोसोम्स होंगे। चारों जो नए सेल्स बनेंगे इनमें जो है, जो पेरेंट सेल था उसका हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा। इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं और, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड
बहुत से क्वेश्चन आएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक प्लांट में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 14 है। सोमैटिक सेल्स में, कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, ठीक है, 14 है। तो बताइए उसमें पॉलन ग्रेन्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 1। एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? उसमें इस तरह से 3-4 सवाल वो आपसे पूछ सकता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए वो पूछ सकता है कि एक पॉलन मदर सेल से, एक प्लांट में जो है 100 पॉलन ग्रेन्स बने, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 100 पॉलन ग्रेन्स बने, तो इन 100 पॉलन ग्रेन्स के बनने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स लगे? एक प्लांट में 100 पॉलन ग्रेन्स बने, तो उसको बनने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स लगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस पर बेस्ड एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मैं इस तरह के क्वेश्चंस पे बेस्ड, यानी कि कितने मियोसिस लगे, कितने माइटोसिस लगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करूँगा। लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। ये तो हमने थोड़ा सा डिटेल में चले गए थे हम। अब जो है जब एंथर मैच्योर होगा, तो सबसे बाहर की एपिडर्मिस रह जाएगी, ठीक है। ये देखिए आप, ये एपिडर्मिस रह गई। इसके अंदर की जो नीली लेयर है सेल्स की, वो रह गई है, ठीक है। ये दोनों बच गए हैं। और इसके अंदर जो मिडल लेयर्स थी, ये डिज़ोल्व हो गई, ये जो है घुल गई, डिज़ोल्व हो गई। मिडल लेयर्स भी माइक्रोस्पोर्स को या पॉलन मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, इनको पोषण देती हैं। टैपेटम भी डिज़ोल्व हो गई, सबसे अंदर की जो लेयर थी टैपेटम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो इस एंथर का सुपरस्टार है, वो टैपेटम है। अगर मेरे से एक क्वेश्चन पूछो कहेगा पूरे चैप्टर में से, तो मैं तो एक टैपेटम से ही क्वेश्चन उठाऊंगा। तो ये टैपेटम और आपके मिडिल लेयर्स डिज़ोल्व हो जाएंगी। अंदर जो पॉलन मदर सेल्स थे, हर एक पॉलन मदर सेल 4-4 माइक्रोस्पोर्स में, 4-4 माइक्रोस्पोर्स में, देखिए ये 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, ठीक है। 4-4 माइक्रोस्पोर्स में डिवाइड हो गया। अभी 4-4 माइक्रोस्पोर्स जो हैं, ये एक ग्रुप में हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इनके बीच में एक कैलोज लेयर होती है, जिनसे ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके रहते हैं। लेकिन जब ये एंथर में डेहिसेंस होगा, जब ये फटेगा, ठीक है, जब ये एंथर फटेगा, तो तब जो है ये चारों माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो है
इन चारों माइक्रोस्पोर्स के अलग अलग होने के लिए टैपेटम एक एंजाइम बनाएगा जिसे कहेंगे कैलोज। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट जिस पे कार्य करेगा वो हो गया कैलोज। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट होता है उसी के नाम से जो है एंजाइम का नाम भी बना दिया जाता है। तो कैलोज है तो एंजाइम, सबस्ट्रेट कैलोज है तो एंजाइम का नाम कैलेज हो जाएगा। अभी तक आपने 11th क्लास में पढ़ ही लिया होगा कि एंजाइम के नाम का अंत जो है ASC से होता है। तो कैलोज से ही कैलेज बन गया। तो जब माइक्रोस्पोर्स जो है मैच्योर हो जाएंगे और इनमें डाइसेंस होना शुरू होगा एंथर में, उस समय टैपेटम द्वारा बनी हुई कैलेज नाम की एंजाइम जो है इस कैलोज लेयर को डिसॉल्व कर देगी। तो चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होते जाएगा और डेhiscence मतलब इसका फटना, जैसे जैसे डेhiscence का समय आते जाएगा तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम 2, 3, 4 इधर के वाले मिलकर के एक हो गए। ठीक है, इधर वाले मिलकर के एक हो गए, इनके बीच के सेल्स सब डिसॉल्व हो गए। एंडोथीशियम के सेल्स जो हैं बड़े डिफरेंट टाइप के हैं। ये जो हैं फाइबरस हैं, फाइबर के बने हुए हैं, सेल्यूलोसिक फाइबर्स के बने हुए हैं। तो जब एंडोथीशियम, जब एंथर यंग होता है, नया एंथर होता है, तो इसके सेल्स जो हैं हवा से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, दे आर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक तो जैसे जैसे एंडोथीशियम के सेल्स मैच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होते जाता है, ये एंडोथीशियम के सेल्स ड्राई होने लगते हैं। ठीक है, ड्राई होने लगते हैं और ये श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंक होने से क्या होता है कि ये सेल्स फटने लगते हैं और आपको ये यहाँ पर ये जो है पिंक कलर के स्टोमियम दिख रहा है यहाँ पर ये जो पिंक कलर के सेल्स हैं इनको हम कहते हैं स्टोमियम। यहाँ पर ये जो है खिंच जाते हैं, जब एंडोथीशियम ड्राई हो जाता है तो ये स्टोमियम खिंच जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर से जो है एग्जिट बन जाता है। यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, जो है यहाँ पर जो है एक एग्जिट बन गया है। ठीक है, जिससे जो है माइक्रोस्पोर्स बाहर चले आएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डाइसेंस। माइक्रोस्पोर्स 4-4 के समूह में लगे हुए हैं और जब ये 4-4 के ग्रुप में होते हैं तो इसको हम कहते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है, टेट्रा मतलब 4, टेट्राड्स जो है ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो
इस डायग्राम को आप ध्यान से समझ गए हों, एक बार और देख लीजिए चारों स्टेजेस जो हैं। ठीक है, इस डायग्राम को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में बना लें इसको। ये आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को बड़े अच्छी तरह समझाता है। लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे को जो है काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ आपको, आगे मैं इसको रीडिंग करूँगा। थोड़ा मोबाइल चार्ज नहीं है, थोड़ा मोबाइल चार्ज नहीं होने की वजह से जो आपके समय की बर्बादी हो रही है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे को इसकी मैं आपके लिए रीडिंग कर देता हूँ। लघु बीजाणु, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, एक बेलनाकार संरचना है, हॉलो स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें लघु बीजाणु या परागकण ठसाठस भरे होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन्स जो है ठसाठस भरे होते हैं, इसीलिए इसे हम परागधानी या पॉलन सैक भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक या लघु बीजाणु धानी का शब्द होता है, धानी का अर्थ होता है बैग। तो कोई भी बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं इसलिए हम इसे जो है पॉलन सैक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एक लघु बीजाणुधानी में दो भाग होंगे। पहला परागधानी भित्ति माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल तथा बीजाणुधानी कोशिकाएं स्पोरोजिनस सेल्स। परागधानी भित्ति में तीन लेयर्स होंगी। परागधानी भित्ति या माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, इसमें 3 लेयर्स होंगी। बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, इनर दूसरे नंबर पे एंडोथीशियम। ठीक है, इसकी सेल्स जो है हार्ड होंगी और फाइब्रस हैं, हवा से हाइग्रोस्कोपिक हैं। ठीक है, और सबसे उसके अंदर हैं मिडल लेयर्स। ये 3 से 4 लेयर्स की बनी हुई मिडल लेयर्स होगी। ठीक है, ये जो हैं बाद में लेटर स्टेजेस में डिज़ोल्व होकर के, घुल करके आगे की अवस्थाओं में डिज़ोल्व होकर के जो पॉलन मदर सेल्स हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज का सुपरस्टार है टेपेटम। तो यह पराग कोश की सबसे इनर मोस्ट लेयर है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह पॉलन ग्रेन्स को, पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, टाइपिंग एरर्स हैं, देयर आर मेनी टाइपिंग एरर्स हियर। तो पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेपिटम की कोशिकाएं इस दृष्टि से भी विशेष हैं कि इनमें 2 या इससे अधिक नाभिक पाए जाते हैं। ठीक है, एक सेल उसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाना ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, ऐसे सेल को जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं इनको हम सिनोसिटिक सेल्स कहते हैं। सिनोसिटिक सेल्स लिख देता हूँ, या लिखा है
नहीं लिखा है शायद, COENOCYTIC, सिनोसिटिक सेल्स। और ऐसा जो है, ऐसी कंडीशन जो है जिसमें एक सेल के अंदर दो या अधिक सेल्स न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, इसको ये जो है फंजाई, कुछ फंजाई हैं, ठीक है, कुछ फंजाई हैं, उनमें इस तरह की कंडीशन पाई जाती है जिनमें एक सेल के अंदर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। टैपेटम के सेल्स सिनोसिटिक हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट हैं, अधिकतर इनमें दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, दो से अधिक भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये एंडोमाइटोसिस के कारण होता है। एंडोमाइटोसिस मतलब न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गई, लेकिन फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है किसी भी सेल में, एक सेल से जब दो सेल बनते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से एक सेल दो में डिवाइड कर जाती है। ऐसा सेल जिसमें दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, उसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड कर दिया लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो है लेट अस कम पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो टैपेटम की सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं एमीबॉइड सेल्स, ठीक है। एमीबॉइड सेल्स, एमीबॉइड मतलब एमीबा के शेप की, ठीक है। एमीबॉइड सेल्स मतलब एमीबा के शेप की सेल्स। और ये सेल्स जो है एमीबा की तरफ मूव कर सकती हैं और पहुंच जाती हैं पॉलन मदर सेल्स के पास न्यूट्रिशन लेकर के, ठीक है। और उनको पॉलन मदर, एक एक पॉलन मदर सेल के पास न्यूट्रिशन लेके जाती है, अमीबा की तरह उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ऐसे टैपेटम सेल्स को हम कहते हैं एमीबॉइड सेल्स। और दूसरी जो टाइप है वो है सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर सेल्स। ये जो हैं सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल्स जो अपनी जगह पे बने रहते हैं, ये कहीं पर आना जाना नहीं करते हैं, ठीक है, मूवमेंट नहीं करते हैं। ये वहीं पर जहाँ पर ये सेल्स जो है अपनी लेयर में, टैपेटम की लेयर में बने रहते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सिक्रीट करते हैं न्यूट्रिशन को। अब जो है तो टैपेटम का जो मेन फंक्शन है वो है पॉलन मदर सेल्स को या बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं। टैपेटम की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का एंजाइम कैलेज का सिक्रेशन करती हैं, स्रावण करती हैं, जो पराग चतुष्क के पराग कणों को के बाहर बनी कैलोस की परत को घोलकर चारों पराग कणों को अलग अलग कर देती है, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि पराग कण जो हैं वो चार चार के ग्रुप में होते हैं। पराग कण जो है कैसे लगे होते हैं, चार चार के ग्रुप में लगे होते हैं। और ये चार चार का ग्रुप हो गया, 1 2 3 4, इसको कहेंगे पॉलन टेट्राड्स, ठीक है। ये पॉलन टेट्राड्स जो हैं ये ऐसे लंबाई में भी लगे हो सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लीनियर। ये ऐसे चार चार के समूह में भी लगे रह सकते हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ऐसा भी हो सकता है कि जो है ऐसे चार लगे हुए हैं, 1 2 3 4, इसको क्यूसेट, ठीक है। लीनियर, टेट्राहेड्रल, डेक्यूसेट या टी शेप्ड,
और इसके अलावा जो है दे कैन बी वन मोर टाइप, जहाँ जो है ये 3 सामने दिखाई दे रहे हैं, चौथा जो है पीछे की तरफ है, उसको कहते हैं आइकोसाहेड्रल। तो ज़्यादातर जो है ये वाला जो है दिस इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्मी प्लांट्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये है, डोंट टेक इट लाइटली। ये है टेपिटम की कोशिकाएं, टेपिटम की कोशिकाएं युबिष्ट कणों का श्रावण करती हैं, युबिष्ट ग्रैन्यूल्स, युबिष्ट कण का श्रावण करते हैं, जिनमें स्पोरोपोलिन होता है। युबिष्ट बॉडीज जो हैं एक केमिकल सिक्रीशन करती हैं, जिन्हें हम जो है क्या कहते हैं, स्पोरोपोलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पोरोपोलिन। ठीक है, तो कौन बनाता है, युबिष्ट ग्रैन्यूल्स सिक्रीट करती हैं, और ये युबिष्ट ग्रैन्यूल्स किससे बनते हैं, टेपिटम की सेल से बनते हैं। देखो कॉपी में देखो, अंडर नोट डाउन दिस पॉइंट। ठीक है, जब आप पढ़ाई करें, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, यू शुड हैव अ नोटबुक एंड पेन अलॉन्ग विद यू। ठीक है, you must have a pen, copy along with you। ठीक है, और पूरे मनोयोग से फोकस्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको फोकस्ड होना है, ध्यान आपका जिस विषय की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी पे होना चाहिए, इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं, भाई बहन हल्ला कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। एकदम एकांत में ध्यान से पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको नोट करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। ठीक है, अगर आपको बेटा नीट क्वालिफाई करनी है और जय जयकार करानी है अपनी, तो आपको कुछ मेहनत तो करनी होगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, काम की बातें करते हैं, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा मैं डांटता भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चे जो हैं कम ही पढ़ाई करते हैं, मेरी ओपिनियन है। कम बैक टू द टॉपिक, कीटों से परागण होने वाले पौधों में बीजाणुओं के बाहर से एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जिसे पॉलन किट कहते हैं। ये इस पर मैंने पॉलन किट पर आपका एक पूरी वीडियो बनाई है, आप पॉलन किट वाले वीडियो को देखिएगा प्लीज़। तो जो इंसेक्ट्स, कीट मतलब इंसेक्ट्स से जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, उनके जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो जो हैं बहुत चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपकते हैं। तो ऐसा इनमें जो है एक विशेष प्रकार का केमिकल लगा होता है, एक ऑयली सब्सटेंस है। ठीक है, फैटी सब्सटेंस है, जिसे हम कहते हैं पॉलन किट। ये पॉलन किट्स जो है इन पॉलन ग्रेन्स को डेसिकेशन से बचाता है। डेसिकेशन मतलब सूखना, नष्ट होना। डेसिकेशन वर्ड याद करो, स्पेलिंग क्या है, हाँ, डेसिकेशन। डेसिकेशन, सूख के नष्ट होना,
सूख के नष्ट हो जाना, इसे कहते हैं डेसिकेशन। तो ये जो पॉलन किट है प्लांट्स को, प्लांट पॉलन ग्रेन्स को डेसिकेशन से बचाता है। लास्ट पॉइंट, एपिटर्म की कोशिकाओं से इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का स्रावण होता है। इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये दिस इज अनदर नेम फॉर ऑक्सिन, ठीक है, इसका केमिकल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड, किसका, ऑक्सिन का। फिर उसके बाद जो है ये मैंने आपको पूरा वो स्लाइड में समझाया था, ठीक है, वो पिक्चर में समझाया था, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट की पॉइंट है, ठीक है, एस्क्लेपिडिएसी। एस्क्लेपिडिएसी फैमिली में, एस्क्लेपिडिएसी फैमिली में जो परागकण हैं, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एस्क्लेपिडिएसी फैमिली में जो परागकण हैं वो जो है एक दूसरे से, परागकण जो है एक दूसरे से एक स्पेशल जुड़ करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोलिनियम। इसे हम क्या कहते हैं, पोलिनियम। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर जो है ये पॉलन ग्रेन्स जो है ठस भरे हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जगह ही नहीं है, बिल्कुल इस तरह से। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट है। पोलिनियम कौन से फैमिली में पाया जाता है, एस्क्लेपिडिएसी। एस्क्लेपिडिएसी में, एस्क्लेपिडिएसी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, ये कैलोट्रोपिस को हम मदार भी कहते हैं, आग भी कहते हैं। आपने ज़रूर देखा है, अवश्य देखा है। फिर मैं किसी दिन आपके लिए कैलोट्रोपिस, आजकल हो नहीं रहा है, मैं गया था लेने के लिए लेकिन कैलोट्रोपिस दिखा नहीं। जिस दिन मुझे मिलेगा कैलोट्रोपिस तो मैं उसमें से आपको किस तरह से पोलिनियम निकाले जाते हैं, ये सब प्रैक्टिकल में भी होता है 12th के, लेकिन हमारे कोर्स में अब नहीं है, पहले हुआ करता था। कैलोट्रोपिस में से हम जो है डायसेक्शन करके पॉलन ग्रेन्स निकाल, ये पोलिनियम निकालते थे। ये पोलिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलोट्रोपिस इज, पोलिनियम इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस प्रोसेरा फैमिली एस्क्लेपिडिएसी। अब देखिए ये सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बिल्कुल म्यूसिलेजस लेयर होती है और उससे बिल्कुल चिपचिपे पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर एक जो है ट्रैप जैसा दिख रहा है, यहाँ पर जो है ये वाले हिस्से में, तो ये वाले क्लिप जैसी बन रही है। जब कोई इंसेक्ट कैलोट्रोपिस के अंदर जाता है तो ये पोलिनियम जो है उसके पैरों से मैं क्लिप की तरह यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है क्लिप की तरह फंस जाते हैं, और जब कीड़ा उठ करके उड़ के बाहर जाता है तो ये पोलिनियम जो है उसके साथ उड़ जाते हैं, मतलब इंसेक्ट के जो है पैरों में चिपक करके ये भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और रह रहा है। अब हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर के बारे में बात करते हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। तो जो है ये पहला सेल है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है पहला हैप्लॉइड सेल बन रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको जो है युग्मकोद भेद की प्रथम कोशिका कहते हैं। ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, n नंबर ऑफ सेल्स हैं इनमें। तो जिसमें भी आपने पढ़ा है कि n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम्स का,
उनको हम कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो